डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 8 जो कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के बारे में है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको जो है वो नोट से की पॉइंट्स और की डेफिनेशंस बताऊंगा ताकि हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों, और फिर हम बुक से इस हर टॉपिक का ओवरव्यू भी लेंगे कि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नोट से इसके मेन पॉइंट्स और डेफिनेशंस वगैरह को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सामने डेफिनेशन डिस्प्लेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, लेकिन मैं आपको पहले पीरियोडिक टेबल इस तरह समझाऊंगा कि आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ये हमारे पास जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो किया जा रहा है। इसमें आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर हम की को देखें तो यहाँ बताया गया है, ऊपर एटॉमिक नंबर मेंशन है, एलिमेंट का सिंबल और एलिमेंट का नेम। तो यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसको सबसे पहले, और जिसका ज़्यादा है उसको उसके बाद, और इसी तरह आगे मूव करते जाएं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। लास्ट वाले का देखें, यहाँ पे जो हमें लास्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो 118 नज़र आ रहा है। नीचे भी मूव करें तो मज़ीद भी ये वाली सीरीज़ शो की गई है। इसको आपने यहाँ पे समझना है। ये जो 57 है, ये वाली इसकी पोजीशन है 57 से 71। यहाँ पे फिट नहीं था हो रहा, तो इस वजह से इसको साइड पे अलग से डिस्प्ले करवाया है, इसमें आपने नहीं उलझना। तो 118 तक हमारे पास ये शो कर रहा है एलिमेंट्स को। तो पहली चीज़ हमने पीरियोडिक टेबल पे देखी या समझी कि इसमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है वो सबसे पहले है, और सबसे लास्ट पे सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब दूसरी जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पे पहली लाइन में 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद तीसरा एलिमेंट जो है इसके आगे लिखने की बजाय नीचे लिखा गया है, और यहाँ पे 10 तक लेके गए हैं। 10th के बाद 11th जो है वो यहाँ लिखने की बजाय नीचे लिखा गया है। इसी तरह 18 तक लेके गए हैं, और फिर 19th यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लेके गए हैं। अब बच्चे जो हैं इसे इसका एक ही लॉजिकल रीज़न देते हैं कि स्पेस जो है वो आगे ख़त्म हो जाती है। जैसे हम लिखते हुए पैराग्राफ लिखते हुए लाइन जैसे ख़त्म होने वाली होती है तो नीचे वाली लाइन पे चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे ये एक ख़ास वजह से अरेंजमेंट की गई है। मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन के बाद हीलियम लिखा गया लास्ट पे इस लाइन के ऊपर, और हीलियम के बाद वापस 1 के नीचे गए और वहाँ पे लिथियम लिखा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर नियोन के बाद वापस गए सोडियम। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज किया गया है, यहाँ पे गैप्स भी छोड़े गए हैं। इसमें भी गैप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक बहुत लार्जर गैप नज़र आ रहा है। तो ये गैप विदाउट रीज़न नहीं छोड़े गए, या इसलिए नहीं छोड़े गए कि आगे स्पेस ख़त्म हो गई थी तो वापस एलिमेंट को पहले के नीचे लिख दिया, बल्कि ये साइंटिस्ट ने बड़ा सोच समझ के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया एलिमेंट्स की। तो जब उन्होंने देखा कि जो हीलियम के बाद हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से मिल रही थी और हीलियम की लास्ट ग्रुप से मिल रही थी, इसलिए उसे लास्ट में प्लेस किया। उसके बाद देखा कि हीलियम के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ अगेन हाइड्रोजन से मिल रही हैं। और इसी तरह हम आगे को मूव करें तो नियोन के बाद जो 11वां एलिमेंट आता है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अगेन किससे मिल रही हैं? हाइड्रोजन से। और इसी तरह आगे अगर हम आर्गन के बाद वाले को देखें 19th एलिमेंट, तो उसकी प्रॉपर्टी पोटाशियम की भी फर्स्ट इन्हीं की प्रॉपर्टीज से मिल रही थी, तो इसलिए उसे उसके नीचे पुट किया, ठीक है, इससे आगे नहीं लिखा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मिल रही थी तो इनके नीचे लिखा। और यहाँ पे भी जो आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं।
तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमने क्या समझी थी कि एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया। दूसरी हमने ये चीज़ देखी कि हर एक ख़ास पीरियड के बाद, हर एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। रिपीट इन अ सेंस के उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने से पहले मौजूद किसी एलिमेंट के साथ मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे लिथियम की हाइड्रोजन से मिलना शुरू होगी, जैसे सोडियम की लिथियम हाइड्रोजन जैसी हो गई, फिर पोटाशियम की लिथियम हाइड्रोजन और सोडियम जैसी हो गई। तो ये आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होना शुरू हो गई। तो ये दो चीज़ें हम पीरियोडिक टेबल को इन दो मेन चीज़ों में डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन से मैं आप दिखाता हूँ आपको कि किस तरह इन दो चीज़ों में डिफ़ाइन करते हैं पीरियोडिक टेबल को। जी तो यहाँ देखें, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर 2, periodicity in properties. Elements show a repetition of properties after regular interval. यानी एलिमेंट जो हैं वो एक ख़ास टाइम के बाद अपने से पहले वाले एलिमेंट से रिपीट होती प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये दो मेन पॉइंट्स हैं, इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अब हमने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट एलिमेंट्स की समझ ली और उसकी डेफिनेशन भी हमें समझ आ गई। अरेंजमेंट को देख के हम खुद से उसकी डेफिनेशन अब बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने चीज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझनी है, यहाँ तक आपने अगर डेफिनेशन लिख दी तो इनफ होगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपने अभी देखी थी कि कुछ इस तरह की रोज़ बनी हुई थी, उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। और कुछ इस तरह की रोज़ बनी होती हैं जिन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जो कॉलम हैं वो ग्रुप कहलाते हैं। खैर, पीरियड्स की अगर हम देखें, पीरियड्स की अरेंजमेंट, तो एलिमेंट्स आर अरेंज लेफ़्ट टू राइट इन अ रो कॉल्ड पीरियड। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये दोनों एक ही पीरियड में है। Moving across a period, the electronic configuration of element changes causing a gradual variation in properties. अब वो कह रहे हैं कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसे की गई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की जो है वो चेंज होती है तो उससे वेरिएशन आती है प्रॉपर्टीज़ में, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ और होंगी, हीलियम की और होंगी। इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं। अगर हम वर्टिकल कॉलम्स की बात करें जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, तो एलिमेंट इन सेम कॉलम कॉल्ड ग्रुप, ठीक है, जो सेम कॉलम में होते हैं इस तरह से, जो हमने देखे थे, सबसे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हीलियम लिथियम था, उसके बाद हमारे पास जो था सोडियम था। तो ये जो इस तरह के एलिमेंट्स एक ग्रुप में होते हैं, एक ही लाइन के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और उनके अंदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में, मतलब आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। मैं अब वापस आपको लेके जाता हूँ पीरियोडिक टेबल पे, दोनों पीरियड्स और ग्रुप्स को देखते हैं। जी तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पीरियड है, नंबर 1 पीरियड, ये नंबर 2 पीरियड है, ठीक है। और इसी तरह ये नंबर 3 पीरियड है हमारे पास। तो ये इस तरह, ये जितनी भी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये सब क्या हैं? पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको पीरियड्स का नाम दिया गया है। वहीं पे अगर आप डाउन द ग्रुप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये पहली लाइन जो आपको नज़र आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स इस तरह नीचे को अरेंज हैं वर्टिकल कॉलम्स में, और जो पीरियड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन में हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ठीक है, शेल चेंज नहीं होता। ये पहला पीरियड है, इट्स मीन उनका जो शेल है वो फर्स्ट है। ये दूसरा पीरियड है। पीरियड 2 का मतलब है इसके अंदर, सॉरी मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पीरियड 1 का मतलब है इसमें एक ही शेल है, पीरियड 2 का मतलब है इसमें दो शेल हैं,
ठीक है। और पीरियड 3 का मतलब है इसमें 3 टोटल शेल हैं, ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड। और इसी तरह ये जो ग्रुप है ये G1 है हमारे पास। G1 का मतलब है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी ग्रुप 1 है तो इट्स मीन उन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 है तो इसका मतलब है कि उनके आखिरी शेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको भी आप छोड़ दें, इन पे फोकस ना करें। ये ग्रुप हमारे पास, ये आपने याद रखना है कि इनको आपने ज़रा 9th क्लास में इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये ग्रुप 3 है आपका। ग्रुप 3 का मतलब है कि इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इसी तरह ग्रुप 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6, 7, 8। तो 8 ग्रुप हैं मेनली। अगर हम देखें तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट यानी यहाँ से इनको छोड़ दें तो 8 ग्रुप हमारे पास बनते हैं। तो ये हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आखिरी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मैंने आपको 2 इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं कि पीरियड, एक तो पीरियड्स की अरेंजमेंट बता दी और ये बता दिया पीरियड हमें क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ शेल। और ग्रुप हमें क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। ये बस आपने याद रखना है। अब वापस चलते हैं। ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड्स और ग्रुप का ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। और हम ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस पे मैंने ज़्यादा फोकस और टाइम इसलिए लगाया है ताकि आपकी बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आगे से चैप्टर को भी समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पीरियड्स, ग्रुप और पीरियोडिक टेबल का हमें अच्छे से पता हो तो हम आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो डिज़ाइन किया गया है हाईलाइट करने के लिए, एक तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी रिफ्लेक्टिंग द रेपिटेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमें पता चलता है कि एलिमेंट जो है उनका करेक्टर रेपिटेटिंग है आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने डिस्प्लेड है, मे बी आपको ये थोड़ा बोरिंग लगे देख के कि ये क्या जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अरेंज किया गया है और इतना मुश्किल है इसको याद करने। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 700 वर्जन जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अवेलेबल हैं, 700। और इसको बनाने की कितनी अटैम्प्ट्स की गई होंगी और कितना जो है वो सर खपाने वाला ये काम होगा। और हमें तो ये फाइनल और वेल फिनिश्ड फॉर्म मिली हुई है, हमने जस्ट उसमें से एलिमेंट्स को स्टडी करना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अरेंजमेंट्स वगैरह हैं। तो ये बहुत ईजी है। तो पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने आज की शक्ल में डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसको इस तरह से समराइज़ करने में दुनिया के साइंटिस्ट की ज़िंदगियां लग गई हैं और फिर जाके हमारे पास ये इस शक्ल में आया है जिसको इजीली हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हमने तो जस्ट मेन बातें याद करनी है, पीरियड, ग्रुप्स और इसी तरह ब्लॉक्स वगैरह। तो ये आप अगर जहन में रखें तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगी पीरियोडिक टेबल को समझने में। अगर हम मूव करें तो हमारे पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम इनको रीड कर लेते हैं। पहले हमने पीरियड्स की बात करनी है। पीरियड्स हम जो हैं अभी हमने ऊपर समझे हैं क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर रेफर्ड टू एज पीरियड, उन्हें हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, टोटल पीरियड 7 होते हैं। अगर रोज़ आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल तो वो 7 आपको नज़र आएंगी पीरियोडिक टेबल में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ईच पीरियड बिगिन विद एन अल्कली मेटल एंड एंड विद अ नोबल गैस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड। तमाम पीरियड जो हैं वो स्टार्ट होते हैं अल्कली मेटल से, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो पहला पीरियड का एलिमेंट होता है हर बार वो अल्कली मेटल होता है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल वाली होती हैं। और जो आखिरी होता है वो नोबल गैस होती है। नोबल गैस से मुराद है ऐसी गैसेस जो कि रिएक्ट नहीं करती, रिएक्टिव नहीं होती। डिटेल से भी हम पढ़ेंगे लेकिन अभी आप ये याद रखें, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शेल। अब ये हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल की कंप्लीशन। जैसे मैंने आपको बताया था पीरियड जो है वो किसको इंडिकेट करते हैं,
ये इन्फॉर्मेशन मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि पीरियड जो हैं वो हमें शेल का नंबर बताते हैं। तो फर्स्ट पीरियड मीन नंबर 1 शेल। अब उसमें जो लेफ़्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट जो होगा उसके आखिरी शेल में 1 है, फिर 2 हैं, 3 है, आहिस्ता आहिस्ता वो शेल 8 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला शेल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल। नेक्स्ट अगर हम देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड कोरिस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन द रिप्रेजेंटेटिव शेल। अब ये भी बता रहे हैं कि एक पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि इस पीरियड के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समा सकते हैं या ये होल्ड कर सकता है। मतलब जो पहला पीरियड है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पीरियड है वो ये वाला है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 1 2। इट्स मीन के पहला पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है पहले शेल को, और पहले शेल में कितने एलिमेंट हैं? 2। इट्स मीन कितने इलेक्ट्रॉन पहला शेल होल्ड कर सकता है? 2। दूसरा पीरियड ये है हमारे पास, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट हैं। इट्स मीन के दूसरा शेल जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होल्ड कर सकता है? 8। तीसरा शेल जो है उसके अंदर भी 8 ही एलिमेंट हैं। इट्स मीन वो भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। चौथा जो पीरियड है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, तो इट्स मीन वो अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो ये पीरियड इस तरह से उसके अंदर पीरियड्स के अंदर अगर हम देख लें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि उस पीरियड या उस शेल के अंदर, पीरियड बेसिकली शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ठहर सकते हैं या वो होल्ड कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे यहाँ पे उन्होंने टेबल भी बना दिया है। टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो हर पीरियड का उन्होंने बता दिया है। पीरियड 1 जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है। उसके अंदर 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से दिखाया, हाइड्रोजन और हीलियम हैं सिर्फ। तो नंबर ऑफ़ शेल इसमें 1 ही है। पीरियड 2 जो है वो नॉर्मल कहलाता है। 8 उसमें एलिमेंट हैं और उसे हम सेकंड 2 यानी उसके अंदर शेल होते हैं। थर्ड जो है वो नॉर्मल ही है वो भी, और उसमें 3 शेल होते हैं। 8 जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है वो भी। फोर्थ वाला जो है उसे हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं और उसमें 18 एलिमेंट होते हैं और 4 शेल होते हैं। फिफ्थ वाला जो है उसे भी लॉन्ग बोलते हैं, 18 एलिमेंट और 5 शेल हैं टोटल। सिक्स वाला जो है पीरियड वो भी वेरी लॉन्ग कहलाता है। ठीक है, ये लॉन्ग हैं, ये वेरी लॉन्ग। इसमें 32 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल और नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी। तो इसके जो शेल हैं वो 6 होते हैं। और सेवन्थ जो है वो भी वेरी लॉन्ग कहलाता है। 32 ही इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं, 32 ही टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और सेवन्थ इसे जो है वो इसके शेल होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अब पीरियड्स में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट ईच आर इंक्लूडेड नोन एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। प्लेसमेंट की बात करें उनकी, तो पोजीशन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर स्पेस एफिशिएंसी मैंने बताया था अभी कि मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ नीचे। लेंथेनाइड जो हैं वो बिगेन आफ्टर लेंथेनम, 57 एटॉमिक नंबर के बाद ये स्टार्ट होते हैं, और एक्टिनाइड्स जो हैं वो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनका उस सीरीज़ का नाम ही एक्टिनाइड रखा गया है। तो 89 के बाद से वो स्टार्ट होते हैं। दीज सीरीज आर कलेक्टिवली फॉर्म द रेयर अर्थ एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं हम? रेयर अर्थ एलिमेंट। मैं इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल से भी आपको दिखा देता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट पे अगर आ जाएं तो ये लेंथनाइड LA के बाद 57 के बाद रिप्रेजेंट किया गया कि 58 59 सो ऑन जो हैं ये यहाँ से इन दोनों के दरमियान में। तो लेंथनाइड के बाद आ रहे हैं तो इसका हमने लेंथनाइड सीरीज़ नाम रख दिया, और ये एक्टिनाइड के बाद आ रहे हैं तो ये यहाँ पे फिट नहीं थे हो रहे। ठीक है, सारी जो इनकी प्लेसमेंट थी पीरियोडिक टेबल में वो सारी डिस्टर्ब हो जानी थी अगर हम इसको यहाँ पे फिल करते तो इस वजह से यहाँ पे फिल नहीं किए जा सके, इन्हें नीचे प्लेस कर दिया और इनका नाम रखा गया रेयर अर्थ एलिमेंट। ये तो जैसे हमने डिटेल से पीरियड्स को समझा है कि पीरियड्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ऐसे ही अब हम ग्रुप्स को भी डिटेल में समझते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं।
ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स। ठीक है, 18 टोटल ग्रुप्स हैं। जैसा कि मैंने 8 बताए थे, सेंटर वाले स्किप करवाए थे, अगर उनको भी ऐड कर लें तो टोटल 18 ग्रुप्स बनते हैं। आपने 18 ही याद रखने हैं। एलिमेंट्स विद इन अ ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इस तरह से जो एक टॉप से बॉटम ग्रुप होता है, ग्रुप 1 इट्स मीन उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 इट्स मीन उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके। तो दैट्स वाई बस शेल नंबर चेंज होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे। दैट्स वाई उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होती हैं। प्रॉपर्टीज़ शेल के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होने से सेम क्यों होती हैं? मतलब दो एलिमेंट हैं, उनके अगर आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम है? ये आपके अगर जहन में सवाल आ रहा है तो इसका जवाब ये है कि जो बॉन्डिंग होती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो सारी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, इट्स मीन कि वो सेम टाइप के जो हैं वो रिएक्शन शो करेंगे। तो इस वजह से जो है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो सेम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ग्रुप्स आर आल्सो रेफर्ड एज फैमिलीज़ एंड ईच ग्रुप हैज़ बीन असाइंड अ यूनिक फैमिली नेम। ग्रुप्स को जो है वो फैमिलीज़ भी बोला जाता है और हर ग्रुप की जो है वो यूनिक फैमिली नेम है। अब हम यहाँ पे ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स इन ग्रुप। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखें तो ग्रुप नंबर, फैमिली नेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। अगर हम देखें ग्रुप 1 में, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है, अल्कली मेटल उस फैमिली का नेम है, और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल, n फॉर नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल है, अगर पीरियड फर्स्ट है तो फर्स्ट शेल है, और s जो है यानी उसमें जो सब शेल s है, सॉरी शेल s है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर तमाम अल्कली मेटल के अंदर आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह जो ग्रुप 2 है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उन्हें कहा जाता है, और उनके आखिरी शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके दो होते हैं। वैलेंस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। तो ये इस तरह से आपने जो है अपनी बुक से ये तमाम फैमिलीज़ के नेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स की बात करें तो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 टू 13 टू 17। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। इनर शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड वाइल द आउटर मोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीट। मतलब ये कि इनके अंदर वाले शेल, यानी पहला, अगर किसी एलिमेंट के अंदर दो शेल हैं तो इट्स मीन उसका पहला शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। आपको पता है कि पीरियड 1 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दो होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इट्स मीन पहले शेल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इट्स मीन कि दूसरा शेल स्टार्ट तब ही होगा जब अंदर वाले के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके होंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोड हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद सेकंड आउटर मोस्ट शेल जो है वो स्टार्ट होगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो। जैसे दूसरे शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो अब ज़रूरी नहीं है, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि नॉर्मल एलिमेंट्स हम ऐसे ही एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके इनर शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और आउटर मोस्ट जो हैं वो इन प्रोसेस ऑफ कम्प्लीशन होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये वाले एलिमेंट्स, ताकि अपना इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे कर सकें। बेसिकली ना दो रूल्स होते हैं, या तो हर एलिमेंट जो है या हर एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा होता है स्टेबल होने के लिए, या 8। ज़्यादातर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नोबल गैसेस नोबल क्यों होती हैं? क्योंकि उनके आखिरी शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो वो नोबल हैं, वो रिएक्ट नहीं करती स्टैंडर्ड जो कंडीशंस हैं उनमें। लेकिन जो बाकी एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे नहीं होते। मतलब जिनके 8 होने चाहिए, अगर उनके 8 पूरे नहीं हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। वो रिएक्ट करके दूसरे
एलिमेंट से खींचने की कोशिश करते हैं या शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नंबर 2 पे जो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें बोला जाता है 3 से 12 तक। इनर सबशेल इनका डी जो है वो पार्शली फिल्ड होता है, जबकि दीज एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आर ऑफन यूज्ड एज कैटलिस्ट। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो भी वेरिएबल होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद आप यूँ ले लें, जब कोई एटम तमाम आयनिक बॉन्ड बना ले अपने, आयनिक बॉन्ड से मुराद है आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब कोई एटम या तो कम्प्लीटली डोनेट कर देता है या कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। जब वो तमाम आयनिक बॉन्ड बना लें तो हाइपोथेटिकल उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इनको यूज़ किस में किया जाता है, मोस्टली एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ब्लॉक्स की बात करें, पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और टर्म हम यूज़ करते हैं जिन्हें हम ब्लॉक्स बोलते हैं। पहले हमने पीरियड्स को स्टडी किया, ग्रुप्स को, और अब हम थर्ड नंबर पे ब्लॉक्स की बात करने लगे हैं। तो ब्लॉक्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कैटेगराइज्ड इनटू ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स किस बेस पे बने होते हैं? ऑन टाइप ऑफ सबशेल बीइंग फिल्ड। जिस एलिमेंट का जो सबशेल फिल हो रहा होता है, लाइक उसके आखिर एक एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे शेल में तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन है उसके, इट्स मीन उसका दूसरा शेल अभी कंप्लीट नहीं है, तो उसका जो ब्लॉक होगा वो उसके हमें बता रहा होगा कि इसका कौन सा सब शेल जो है वो फिल हो रहा है। जैसे एस ब्लॉक है तो वो हमें बता रहा है कि जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक में होंगे ग्रुप 1 और 2 के, उनसे मुराद है कि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस शेल में से बिलोंग करता है। ठीक है, उनका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एस शेल का है। पी ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में लाई कर रहा है, पी शेल के अंदर। ठीक है, देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द पी सब शेल। और इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल को जो है किस सब शेल को फिल कर रहा है, डी सब शेल को। इसी तरह एफ ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में मौजूद है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये सब शेल्स के नेम के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सबसे पहले ये जो रेड कलर है ये एस ब्लॉक है। इसमें ये पहले दो ग्रुप्स आ जाते हैं और एक एलिमेंट ये वाला जो हीलियम है, ये भी 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2, वो भी एस में ही आते हैं। आपको पता है एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एस ब्लॉक है। उसके बाद पी ब्लॉक को अगर हम देखें तो ये वाली साइड आ जाती है। ये जो सेंटर में ट्रांजिशनल एलिमेंट है ये डी ब्लॉक है। और जो लास्ट पे जो एक्टिनाइड और लेंथनाइड्स थे उनकी सीरीज़ थी उसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एस ब्लॉक, उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ, ये आप लोगों ने 4 ब्लॉक्स याद रखने हैं। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल पे मेंशन करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये बनता, ये हमारे पास कौन सा है, एस ब्लॉक इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट। ठीक है, ये अगर मैं साइड पे कर दूं तो ये वाला अब आपके पास एस ब्लॉक है। ये आपके पास कौन सा ब्लॉक है जी, पी ब्लॉक है। और इसको हम पी का नेम दे लेते हैं, इसको हम एस मेंशन कर देता हूँ। और ये हमारे पास जो है ये डी ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके ऊपर मैं डी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये हमारे पास जो नीचे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास क्या बचता है, एफ ब्लॉक। तो इसके ऊपर आप एफ ब्लॉक जो है वो मेंशन कर लें। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जी। तो यूँ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। क्रिएटिव वेरिएंट्स तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को देख लेते हैं। पहले जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे उनमें से एक पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट मेंडलीव जो थे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज।
अब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज पे अरेंज किया गया था। अब आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो एटॉमिक नंबर पे अरेंज है। तो एटॉमिक मैसेज में कुछ उन्हें जो है वो कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करने में मदद मिली थी, लेकिन बाद में ये आइडिया रिजेक्ट हो गया था। फिर नेक्स्ट जो मोजलेज थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बेस पे, जो कि आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, और उसी की ही बेसिकली हम उसी को ही मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में की को बना सके हैं। तो अब हम इस सारे टॉपिक का बुक से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, कोई पॉइंट अगर मिस है तो उसे भी देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने एक अरेंजमेंट और नंबर 2 पे पीरियोडिसिटी को मेनली डिस्कस किया, पीरियड्स और ग्रुप्स को समझा, और उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिटेल से पीरियड्स और ग्रुप्स को जो है वो समझा। इसके साथ साथ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ को भी डिस्कस किया, और उनके नाम रेयर अर्थ और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको भी डिस्कस किया। ग्रुप्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया, ग्रुप्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज़ जो हैं उनके नेम को भी देखा, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी डिस्कस किया। इसी तरह जो है वो ब्लॉक्स के बारे में जो है वो हमने एक कंप्लीट डिटेल से जो है वो आपको मैंने दिखाया कि ब्लॉक्स किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो अब इसको नोट से डिस्कस कर लेते हैं मेन पॉइंट्स को। हमने बारहा जो है वो ग्रुप्स को स्टडी करते हुए ये पढ़ा कि ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं टॉप से बॉटम में, उनके आखिरी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन एक जितने होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। और इसका रीज़न क्या था कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तो जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक जितने हैं तो उनके केमिकल बॉन्ड्स भी एक जैसे ही बनते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द सिमिलर केमिकल बिहेवियर। जी, तो इस पॉइंट की भी, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा, बॉन्डिंग वगैरह। तो इसको अब अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप परेशान ना हो, अभी हम आगे जब फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। मसलन ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली फैमिली है इसकी, अल्कली मेटल्स की। तो अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल क्यों बोला जाता है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 है तो इसका इट्स मीन कि उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो ये याद रखना है, ग्रुप नंबर हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनका एक जो है वो मेन करेक्टर है। मेटल है, मेटल बेसिकली हम कहते ही कि मेटल जो है वो इसलिए है किसी एलिमेंट को या एटम को कि अगर तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज़ कर देता है। आपको पता है कंडक्शन में बड़े मशहूर हैं मेटल। वो क्यों कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र मूव करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो वहाँ से आपने मेटल को कंडक्टर के साथ जोड़ के उसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन उसका जो है वो इजीली वो निकाल सकते हैं अपने शेल से। तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज़ देयर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग कैटाइन। कैटाइन क्या होता है, ऐसा एटम जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल में हाईली रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसमें ये क्या करते हैं कि अपना आखिरी शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो एक ही तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर अब हम इनका रिएक्शन देखें वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जितने भी हैं, अब ये ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी सेम प्रॉपर्टी क्या है। पहली उनकी सेम प्रॉपर्टी है कि वो अपना लूज़ कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कैटाइन की फॉर्मेशन करते हैं और बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ विग्रसली, ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्मिंग अल्कलीज। एक तो वो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नंबर 2 पे बेसिस यानी सोल्यूबल बेसिस अल्कलीज भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने एसिड बेस चैप्टर में बेसिस का तो पढ़ा होगा, उसमें आपने अल्कलीज भी सुना होगा। तो अगर हम एक रिएक्शन की एग्जांपल ले लें, सोडियम जो कि आपको पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसमें वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप इंडिकेट कर रहा है ये एक बेस है यानी अल्कली है, प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस। तो आपने अब याद रखना है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं और साथ अल्कली। बेसिक ऑक्साइड, ये थर्ड अब करैक्टर हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 का। बेसिक ऑक्साइड्स को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिक ऑक्साइड इस तरह से है कि ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड सोल्यूबल इन वाटर फॉर्मिंग अल्कलीज। अगेन वही प्रॉपर्टी है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और सोल्यूबल होते हैं वाटर में फॉर्मिंग अल्कलीज। आपने एसिड बेस वाला चैप्टर अगर नहीं समझा तो ज़रूर वीडियो देखिएगा, उसका भी कंप्लीट चैप्टर के नोट्स के साथ जो है वो वीडियो अवेलेबल है। रिएक्शन अगर देखना है तो यहाँ पे आपको एक बेसिक ऑक्साइड नज़र आ रहा है ग्रुप 1 का, जिसे हम पोटाशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अगेन ये KOH OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है फॉर्मिंग अल्कली, तो इसने एक अल्कली यानी बेस बना दी। रिएक्टिविटी विद हेलोजन बात करें तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल, वो हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्म हेलाइड्स बाय रिएक्टिंग विद हेलोजन। हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हेलाइड की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखें तो Na आपको पता है ग्रुप 1 का मेटल है, अल्कली मेटल, और क्लोरीन हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन की भी एक पूरी ग्रुप है जिसमें आप सॉल्ट फॉर्मिंग तमाम एलिमेंट्स देखते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं जब NaCl बनता है जो कि एक हेलाइड है, सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट भी है। तो ये यही प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब ये रिएक्ट करते हैं हेलोजन्स के साथ तो हेलाइड्स बनाते हैं। ट्रेंड इन रिएक्टिविटी की बात करें कि रिएक्टिविटी किसकी कम है किसकी ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होता है कि सबसे पहला जो एटम है अगर हम उसे टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो उसमें एक शेल होता है। जो दूसरा है पहले ही ग्रुप का दूसरा जो एटम है उसके अंदर 2 शेल मौजूद होते हैं, तीसरे में 3 शेल मौजूद होते हैं, चौथे में 4 शेल मौजूद होते हैं। तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, नीचे को जब हम मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बेसिकली आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कम से कम एनर्जी कितनी मिले तो वो उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। न्यूक्लियस ने, ये आपने याद रखना है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस को मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है क्योंकि शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज़ बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई थोड़ी सी भी बाहर से एनर्जी मिली तो उसने न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज से खुद को फ्री करवा के निकल जाना है और इस एटम ने क्या बन जाना है, आयन, जो कि एक पॉजिटिव आयन अभी हमने देखा था कैट आयन बनाते हैं अल्कली मेटल, तो ये आयन बन जाएगा। इस जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाए अपने वैलेंस शेल से निकलने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नीचे को हम मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज करता है एटम्स का और उसके साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो इस वजह से रिएक्टिव भी नीचे को एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। ग्रुप 1 में सबसे टॉप वाला इतना रिएक्टिव नहीं है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन बड़ा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ। जिस तरह आप नीचे को मूव करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है और दूर होने की वजह से उसका दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है
और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही दूर है, उसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से रिएक्टिविटी नीचे को भी ज़्यादा होती जा रही है कि वो जल्दी जो है वो कैटाइन बन जाएगा और फिर वो अटैक कर देगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये हमने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से समझा। अब हम ग्रुप 2 को देखते हैं। ग्रुप 2 को भी मेटल्स ही बोला जाता है, लेकिन इनको कौन से मेटल बोला जाता है? अल्कली नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 था अल्कली मेटल, अब ये ग्रुप 2 है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इसका नाम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ग्रुप 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ग्रुप हमें वैसे ही बता देते हैं, ग्रुप का नंबर बता देता है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाई पॉजिटिव आयन, जब अल्कली मेटल जो हैं वो सिंगल पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोनोपॉजिटिव आयन वहीं पे जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल के डाई पॉजिटिव आयन बना देते हैं। तो एग्जाम्पल रिएक्शन की ये है, ये एक मैग्नीशियम है, उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए और Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ गया जी। तो अब ग्रुप 2 का भी रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं। तो फॉर्म अल्कली बाय रिएक्टिंग विद वाटर, ये भी अल्कली बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जो हैं ये जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ट्रेंड्स की बात करें तो रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सेम है, डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम चाहिए होती है। उस एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी कम चाहिए, तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होता जाता है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट जो हमने ग्रुप स्टडी करना है वो है ग्रुप 17। ठीक है, 1 2 को स्टडी किया, उसके बाद डायरेक्ट हम 17 पे मूव किए जो कि हेलोजन का ग्रुप है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रुप 1 में, हेलोजन हम एक फैमिली को बोलते हैं जो कि साल्ट फॉर्मिंग फैमिली होती है। इसको अगर हम स्टडी करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? S2p5 इन द आउटर मोस्ट शेल, S में 2 और P में 5, टोटल 7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जिससे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है, यानी 2 एटम हैं लेट्स से, वो इकट्ठे रह रहे हैं बाय शेयरिंग बॉन्ड बना के। ठीक है, बॉन्ड बनता किस तरह से है? 2 तरह से, या तो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली किसी और एटम को दे दो और वो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसने दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक अब पॉजिटिव हो गया और एक जो है वो नेगेटिव हो गया। तो इसकी वजह से जो है वो एक लेट से एक्स एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये दोनों इकट्ठे रहने लग गए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसे कहेंगे आयनिक बॉन्ड। दूसरी जो टाइप है बॉन्ड की वो है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी एक लेट से हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन है उसने शेयर किया हुआ है, और एक क्लोरीन एटम है जो कि एक हेलोजन है उसने शेयर किया हुआ है। हाइड्रोजन को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से। इन दोनों ने अगर म्यूचुअल शेयरिंग की है तो इन दोनों में से किसके अंदर ज़्यादा ताकत है अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की? ठीक है, तो इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग तो की है, लेकिन हाइड्रोजन अब एक छोटा सा न्यूक्लियस है, वहीं पे क्लोरीन जो है वो उसके अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं। तो अब जब इतना हाइड्रोजन में एक होता है तो इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है, इसका न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, जिसकी वजह से ये 17 वाला इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने अभी आगे पढ़नी है ट्रेंड्स में, वो याद भी करनी पड़ेगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एटम के अंदर हेलोजन एटम्स जो हैं वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन। तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और इतना कि वो उसको कम्प्लीटली खींच के खुद नेगेटिव आयन जो है उसमें चेंज हो जाते हैं। रिएक्टिविटी की बात करें तो हाईली रिएक्टिव हैं, नॉन मेटल हैं, फॉर्मिंग साल्ट और साल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल हैं, मेटल्स नहीं हैं, लेकिन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देते हैं? साल्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था अल्कली मेटल में। तो एग्जाम्पल रिएक्शन की आप देख सकते हैं, क्लोरीन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दिए और गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और नेगेटिव चार्ज आने के बाद उसने जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन गया। ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड इसका जो है वो पहले दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट से ज़रा डिफरेंट है। इसमें डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप ट्रेंड रिएक्टिविटी का, मतलब रिएक्टिव कम होते जाते हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं। वजह इसकी भी वही साइज़ ही है, डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज करता जाता है एटम का, और जो न्यूक्लियस है उसकी पावर कम होती जाती है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को खींचने की, बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लाने की ताकत जो है वो कम होती जाती है। इस वजह से रिएक्टिविटी भी हैलोजन की रिड्यूस करती जाती है। नेक्स्ट अब हमने जो फैमिली स्टडी करनी है वो है ऑक्सीजन फैमिली, और ये ग्रुप 16 होता है। ग्रुप 16 की ऑक्सीजन फैमिली को देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है आपने, S2p4 है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इनमें भी एक्सेप्ट करने की 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग डाई नेगेटिव आयन, और ये 2 डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं मोस्टली। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन जो हैं वो मोस्टली सिंगल नेगेटिव आयन बनाते हैं और ये डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन की अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है O2 वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन किए और 2O2 उस पर चार्ज आ गया। रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिएक्टिव नॉन मेटल, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है ये। रिलेशनशिप अगर हम देखें ग्रुप नंबर एंड आयन चार्ज के अंदर तो इसको अब स्टडी करते हैं जी। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें तो कैटाइन जो हैं वो किन्हें कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट फॉर्म कैटाइन विद चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर। ठीक है, जो मेन ग्रुप्स हैं वो अपने एलिमेंट्स के कैटाइन बनाते हैं। कैटाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर, अपने ग्रुप नंबर के मुताबिक। जैसे ग्रुप 1 हमने देखा तो उस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आता है, ग्रुप 2 पे पॉजिटिव 2 चार्ज आता है, ग्रुप 3 पे पॉजिटिव 3 चार्ज आता है। और एनाइन की बात करें तो एलिमेंट्स फॉर्म एनाइन विद नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप ऑन द लेफ्ट ऑफ द नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज वाली साइड पे अगर हम देखें तो ग्रुप 17 और 16 को भी हमने स्टडी किया था, उनकी हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव आयन बनाते हैं जिसे हम एन आयन बोलते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पर चार्ज आपको नज़र आ रहा है। ग्रुप 16 की बात करें, 17 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ग्रुप 16 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल की अगर बात करें तो द नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको एक्सप्लेन करता है कि क्लोरीन को न्यूट्रल होने के लिए टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वैलेंस शेल में। ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक साइन इंडिकेट कर रहा है, एक अभी इसे जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, इट्स मीन इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो आयंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी उनके ऊपर चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस से ये पता लगा लेते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने में अभी कितने इलेक्ट्रॉन इन्हें मज़ीद चाहिए। अब हम एक बार बुक से भी ओवरव्यू कर लेते हैं इसको। सिमिलरिटीज़ इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन सेम ग्रुप को समझने के लिए हमने पहले ग्रुप 1 को जो है वो डिटेल में स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका रिएक्शन वाटर के साथ और उसकी रिएक्टिविटी को भी समझा। फिर इसी तरह ग्रुप 2 को भी देखा, सेकंड ग्रुप, और उनकी जो टेंडेंसी है लूज़ इलेक्ट्रॉन करने की 2। उसके बाद हमने जो है वो 16 और 17 ग्रुप को भी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल में समझा, जिसमें हमने साल्ट फार्मिंग हैलोजन और इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस किया था। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज आयन भी हमने देखा। कैटाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि अगर किसी कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव 1 आयन है अगर उसका, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का
+2 आयन होता है एंड ग्रुप 3 का +3। ये तो हमने पढ़ लिया था। द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कैटायन आल्सो कोरिस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। वो तो हमने वैसे भी आपको बता दिया था, ग्रुप नंबर भी इसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 17 के और 16 के, उनके चार्जेस को भी देखा और उसका जो है वो ऑक्टेट के साथ क्या लिंक होता है उसको भी हमने स्टडी किया। 8.4 से ऑनवर्ड जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो ऑलरेडी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंस के लिहाज से भी मैं चाह रहा हूँ कि इसे अलग से ही समझाऊँ। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 भी मिल सके।